हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सी टेट जनवरी 2024 का पेपर। ठीक है, इसमें जो है हम साइंस पेडागॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। साइंस पेडागॉजी के आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस इस क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट स्पेसिफिक जो है वाइब्रेटिंग पार्ट होता है, जिसकी वजह से वो आवाज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं। इन अ एक्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। एक्स जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो आवाज़ है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करके। अब जैसे कि हम जानते हैं आपका सितार, गिटार एंड एक तारा में तो स्ट्रिंग्स होते हैं, लेकिन ढोलक में नहीं होते, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल हो नहीं सकता। नेक्स्ट इज योर इन अ वाई इट इज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट में क्या है, उसमें जो है एक मेम्ब्रेन होती है दैट वाइब्रेट। मेम्ब्रेन जैसे ऐसे कपड़ा टाइप होगा उसमें। अब जैसे हारमोनियम में तो कीज होती हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग। अब आपके फोर्थ में वायलिन लिखा है, वायलिन में तो क्या होती है, स्ट्रिंग्स, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तबला में क्या होती है, आपकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये वाला सही हुआ। पर हम जेड भी पढ़ लेते एक बार। एंड इन अ जेड द वाइब्रेटिंग पार्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इन द इज द एयर कॉलम। ठीक है, एयर कॉलम दैट इज योर शहनाई। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, एकदम सही आएगा। अब आता है हमारा 62 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको इसमें बताने हैं जो कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट जो आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, या फिर जिंक, आयरन, मैंगनीज। इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका क्या आएगा, जिंक, आयरन, मैंगनीज। आपको ये बस लर्न करना है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन से आते हैं ये सब। नाउ द 63rd क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अब जो है आपके असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। ठीक है, तो आपको असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के मतलब सही से करना है। इसमें क्या होता है कि असर्शन में एक स्टेटमेंट दी हुई होती है, एंड रीज़न में उस स्टेटमेंट का बताया होता है कि इसका लॉजिक ये है। ठीक है, अब ऑप्शंस कैसे दिए होते हैं कि आपको बताना है अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ए एन आर दोनों ठीक है, तो आप ए एन आर बोथ करेक्ट है। और अगर आर ए की सही एक्सप्लेनेशन, तो आपका फर्स्ट टिक हो जाता है। वहीं अगर ए एन आर दोनों करेक्ट है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है आर में, तो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। ए करेक्ट है लेकिन आर इनकरेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है कि पहली स्टेटमेंट ठीक हो और रीज़न वाली स्टेटमेंट जो है गलत लिखी हो। ठीक है, नाउ ए एन आर, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट ही क्या हो, रॉन्ग हो। ठीक है, ऐसे होते हैं असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपके। तो आपको अब जो है इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 4-5 क्वेश्चन जो है आपके असर्शन और रीजनिंग के ही आएंगे। ओके, नाउ तो अब ये वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारा एजर्शन में लिखा हुआ है जो स्टार्स एंड नाइट स्काई में वो ऐसे अपेयर होते हैं कि वो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि हमारे जो अर्थ है वो कैसे मूव करती है। अब हमारा अर्थ तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। एजर्शन का रीज़न इन्होंने ये दिया, तो ये बिल्कुल सही है। पहली बात तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और उसका जो रीज़न उन्होंने दिया वो भी ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए एन आर दोनों करेक्ट, और आर जो है आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें टिक हो जाएगा। ओके, नाउ 64th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके बार बार। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक तो केमिकल चेंज होता है आपका। ठीक है, ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और वाटर की प्रेजेंस होती है। इसमें जो है फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आप सोचेंगे कि इसमें तो कहीं हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, तो इसकी हीट का जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपको क्या होती है, पता नहीं चलती है। ठीक है, दूसरा ये इरिवर्सिबल है। अगर एक बार ये जब रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई तो इसको आप वापस से नहीं चेंज कर सकते आयरन में। ठीक है, लेकिन आप इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके आयरन में जो है रस्ट ना लगे। ठीक है, उसके मेथड्स होते हैं आपके रस्टिंग ऑफ, आपके प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें बताना है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये केमिकल रिएक्शन है, आयरन और ऑक्सीजन के बीच में, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। क्या ये रूम टेम्परेचर पे हो सकता है, हाँ, बस उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और आपको क्या चाहिए, पानी होगा, तो वो हो सकता है।
क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है? नो। ठीक है, तो आपकी ए बी सी स्टेटमेंट क्या है आपकी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन 4 ए बी सी तो आपका टिक हो जाएगा। ओके, नाउ 65th क्वेश्चन, मैच द सब्सटेंस इन कॉलम ए विद द केमिकल नेम इन कॉलम बी। तो आपको इसको मैच करना है। अब जैसे कि सबसे पहले है स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का आंसर क्या आएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपका टेबल सॉल्ट क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तो आपने सुना भी होगा। लाइमस्टोन का आंसर क्या आएगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का क्या आएगा आंसर आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ क्विक लाइम का क्या आएगा आंसर आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। एंड आपका लास्ट बेकिंग सोडा आपका क्या आएगा? ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आपका ए का क्या था? 4। ए का 4 आपका इधर दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है। बी का हमारा क्या आंसर था आपका? 6th। इसमें बी का 6th है, इसमें 5th है, तो आपका ये वाला ऑप्शन एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। सी का इसमें 3rd था, बिल्कुल ठीक। डी का आपका क्या था हमारा? 5th, ये ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 जो है ऑटो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नाउ 66 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो फैक्ट होता है वो एक ऑब्जर्वेशन होती है दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर टाइम। हम देखते हैं कि वो जो है टाइम के साथ जो है रिपीट होती जा रही है और ट्रू जो है वो होती है। एक लॉ एक थ्योरी होती है दैट हैज बीन रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। एक लॉ एक थ्योरी होती है जो कि हम देखते हैं कि समय के साथ सच होती चलती है और वो रिपीटेडली हो रही है। ठीक है, तो इसका सही बताना है आपको कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका सिर्फ ए स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, लॉ ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो बार बार रिपीट होकर ट्रू होता है। तो ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो ए ओनली ए स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज रोड है आपकी, ये आपकी रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके पास लेके आए। ठीक है, एक मिनट, ये इलेक्ट्रोस्कोप होता है ऐसे। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव, यहाँ पे इसकी लीव्स होती है, तो जैसे आप इसको पास लेके आएंगे ये दूर हो जाएंगी। अब जैसे हम इसको इसके पास लेके जाएंगे इस लीव में भी, इस लीव में भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा? दोनों एक सेम चार्ज है तो ये दूर भागेंगे, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोस्कोप जो है सिमिलर चार्ज आ जाएगा उन पे, बिल्कुल सही है। जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्कोप पे पास होगा कॉजिंग इट्स लीव, ये भी चाहिए कि नेगेटिव चार्ज जो है उन पे पास हो रहा है जिसकी वजह से वो दोनों दूर हो रही हैं लीव्स। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ए जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसकी लीव्स दोनों क्या हो रही हैं? दूर हो रही है। ठीक है, एंड बी एंड सी आर इन्फ्लुएंसेस। बी एंड सी हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा किस वजह से हो रहा है? क्या कंक्लूजन निकालेंगे? हमने ये कंक्लूजन निकाला कि उस पे जो है सिमिलर चार्ज हो रहा था और जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों पे आ गए, इसकी वजह से वो दूर हट गई। तो आपका ए तो ऑब्जर्वेशन होगा क्योंकि आप उसको देख पा रहे हो, बी और सी आपके इन्फ्लुएंसेस होंगे। आपका ऑप्शन 1 जो है क्या आएगा? करेक्ट होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। इनमें से कौन सी गैस जो है आपकी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें जो आपका एसिड रेन का जो चीजें रेस्पॉन्सिबल है वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, DNE आपका ऑप्शन, तो आपका जो DNE किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन 4th में DNE। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। Now 69th question, which of the following is not indicative of hypothesizing skill? Hypothesizing skill का कौन सा इंडिकेटिव नहीं होता है? Formulating questions which lead to enquiry, ऐसे questions formulate करना जिसकी वजह से enquiry है। Attempting to explain observation or relationship in terms of some principle. Using the sense to gather information. Identifying variables for an experiment. Variables को जो है identify करना है एक experiment के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है आपका, जो इंडिकेटिव नहीं होगा वो होगा आपका सेंसेस का इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हाइपोथेसिस स्किल में। ठीक है, 69 का आपका जो है थर्ड स्टेटमेंट आपकी नॉट ए इंडिकेटिव होगा हाइपोथेसिस स्किल का। अब आता है हमारा 70th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट
फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं पानी के साथ नहीं, मतलब आमतौर से अगर देखें तो वो रिएक्ट नहीं करते। जनरली नॉन मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। अब इसमें क्या है आपका, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ओके, तो आपका ओनली ए ओनली बी, नाउ बोथ एन एंड बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, नाउ 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन, एक बॉल को जो है एयर में फेंका जा रहा है, मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद वो जो है वापस देन रिटर्न टू द थ्रोअर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी में जो है इसमें सेम वैल्यू रहेगी ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी की सेम वैल्यू रहती है आपके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब मैं आपको देखो एक बात बताना चाहूंगी, जो वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा जो किया जा रहा है वो आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में जो है दोनों में डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इट इज नेगेटिव, जब वो ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जब वो नीचे आएगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपको हो नहीं सकता। ठीक है, व्हेन द मैग्नीट्यूड, अब क्या होता है कि एक्सेलरेशन में क्या है, जो मैग्नीट्यूड है ग्रेविटी की वजह से वो तो अब सेम ही रहेगा एक्सेलरेशन का, दैट इज योर 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा एक्सेलरेशन का, अपवर्ड में भी डाउनवर्ड की, बस डायरेक्शन चेंज होती है बट वैल्यू इज सेम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आपका हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी इसमें क्या रहेगा, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अब ऑब्जेक्ट तो सेम है तो ग्रेविटी इसमें फोर्स भी क्या लगेगा, सेम, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। बट इसमें भी आंसर में क्या दिक्कत है कि डायरेक्शन में क्या अंतर आ रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का, बट दोनों की क्या है जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका इसमें सेम नहीं रहेगा। ठीक है, वो आपका चेंज होएगा। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पर वो ऊपर जाता है एंड मतलब जैसे जीरो रहेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में, अपवर्ड जब वो ऊपर जा रहा है वो डिफरेंट रहेगा। तो आपका बस एक्सेलरेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों ऑप्शन ही ठीक होंगे। अब आप कहेंगे कि दो ऑप्शन कैसे ठीक हो सकता है, ये जब आंसर किसकी आई थी इसमें 1 एंड 2, अगर किसी भी बच्चे ने 1 या 2 दोनों पे टिक, एक पे टिक करा है इनमें से कोई से, तो उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसके दो आंसर्स यहाँ पे बन रहे हैं, एक्सेलरेशन भी और आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, नाउ अब आपका 72 क्वेश्चन आता है, एक लीनियर बॉडी हैज ए लीनियर मोमेंटम ऑफ p एंड मास है उसका क्या, m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे बॉडी की क्या होगी। अब जो हमारा लीनियर मोमेंटम है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने जो आंसर मांगा है वो हमारा किस में मांगा है, काइनेटिक एनर्जी क्या है बॉडी की। अब काइनेटिक एनर्जी बॉडी की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम इसमें कर सकें, हमें यहाँ हमारे पास यहाँ पे v है, अगर हम v की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं, पी अपॉन एम, क्योंकि हमारे आप देख पा रहे हो ऑप्शन में भी किस में आंसर दिया हुआ है, पी और एम में, तो वी नहीं आ रहा है तो हमें वी की वैल्यू निकालेंगे, पी अपॉन एम आया। अगर इस पी की वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा हाफ एम, और वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर एम का स्क्वायर और एम, एक सिंगल एम तो कट हो गया, अब आपका क्या बचा ऊपर पी स्क्वायर और नीचे क्या बचा आपका 2m। ठीक है, तो हमारा पी स्क्वायर अपॉन 2m आपका ऑप्शन थर्ड में है और आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 73, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी आपकी मानी जाएगी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों में। ठीक है, एंड अपर प्राइमरी लेवल के। ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हम उनको जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में एंड बच्चों को बोलते हैं कि ऑब्जर्व करो, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन और फिर उसके एग्जाम्पल दे देते हैं, या फिर होल्ड अ डिस्कशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस पे जो है डिस्कशन होल्ड करते हैं, व्हेन विच स्टूडेंट्स आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व इन देयर लाइफ्स, उन रिएक्शंस पे डिस्कस करते हैं जो बच्चों ने जो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में भी देखे होंगे। तो इसका सबसे सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन फोर्थ, इसमें क्या बच्चे भी इन्वॉल्व है और हम उनकी एवरीडे लाइफ से जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ द 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल्स इन विच ऑल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। ठीक है, तो हैंस lizard, butterfly, frog, fish, lizard, butterfly, frog, fish, starfish।
तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा, फ्रॉग। ये भी अंडे देते हैं आपके, फिश भी एंड स्टार फिश भी, इन सब में क्या होता है आपका बाहर आएगा। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सब में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपकी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 75 क्वेश्चन। कंसिडर द टर्म टेस्ट आइटम गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है। अब जैसे हमने मैच करेंगे अगर हम, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है आपकी, सिंबल ऑफ आयरन आपका ये हो गया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक का ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट ऑफ वर्क आपकी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। सिंबल ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा आपका, Ag। सिंबल ऑफ बैटरी आपका ये हो गया, और आपका यूनिट ऑफ फोर्स आपके न्यूटन हो गई। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कैलोरी एक्स्ट्रा थी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न। आप इनमें से कौन सा रीज़न नहीं दे सकते हो दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, इनमें से कौन सा रीज़न आप नहीं दे पाओगे। फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए में एंट्री है, और टू मोस्ट प्लॉसिबल एंट्री है कॉलम बी में। दो मतलब एंट्री है उससे ज़्यादा, उसके लिए अनइक्वल एंट्रीज है कॉलम ए एंड बी में, ये तो बात सच है। द मैचिंग पेयर्स कैन बी ईजिली गेस, ये भी आप बोल सकते हो। देयर इज़ इनकन्सिस्टेंसी अमंग एंट्रीज के बीच में क्या है, आप विसंगति, मतलब कि वो मैच नहीं कर रहे। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो आएगा आपका दे आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी। ठीक है, नाउ ये आपका जो मैंने आंसर बताया आपके अकॉर्डिंग टू आंसर की बताया, ठीक है। जो सीटेट ने अपने आंसर की अपलोड किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ। बच्चे सोचते होंगे इसका ए ऑप्शन भी होना चाहिए, ठीक है, बट जो आंसर की मैं आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आएगा। ओके, नाउ द 76 क्वेश्चन, अगेन आपका असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आता है आपका ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ड्राइड रेजिन जो है, जब आप अगर उन्हें प्लेन वाटर में छोड़ देंगे तो वो कुछ टाइम के लिए तो वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब इसका रीज़न इन्होंने क्यों क्या दिया कि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब हमें ये तो पता है कि वो जो है ऑस्मोसिस की वजह से जो है क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल में वो पानी वो जो चला जाता है आराम से ईजिली। तो दोनों ए एंड बी तो स्टेटमेंट ठीक है, और इसका रीज़न भी क्या है आपका ठीक है। तो ए एंड आर आर बोथ करेक्ट, एंड आर जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, नाउ द 77th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी होगी अगर आपको टॉपिक डेफिशिएंसी डिसीज जो है अपर प्राइमरी लेवल में इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल बच्चों को पढ़ाना है, तो कौन सा सबसे सही स्ट्रैटेजी होगी आपकी। एक डेफिनेशन आप बच्चों को प्रोवाइड करें बैलेंस डाइट की, और कॉन्सेप्ट शुरू कर दे डेफिशिएंसी का, इंट्रोड्यूस कर दे। डॉक्टर का जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है अरेंज करवाएं, और उन जिसमें जो है डेफिशिएंसी डिजीज से रिलेटेड वो हो बताए, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्कशन करें। उसके ऊपर वेरियस न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट बनवा दे बच्चों को, उनका क्या फंक्शन है वो बता दे। एंड फोर्थ इज होल्ड अ डिस्कशन ऑन कॉमन ह्यूमन डिजीज जो होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करें। अब हमें तो डेफिशिएंसी डिजीज पे टॉपिक है हमारा, तो सबसे बेस्ट क्या होगा आपका इसमें, अगर हम उसको बच्चों को जब बोले कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, और जिसमें जो उनकी डेफिशिएंसी डिजीज से रिलेटेड बातें होंगी, और फिर हम उसके ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आएगा। नाउ 78th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्केप्टिमिज्म। साइंस जो है स्केप्टिमिज्म को प्रमोट करता है, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगी। अब जैसे कि साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ ए क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस। साइंस जो है इंडक्टिव है नेचर में, साइंस जो है ट्रस्ट नहीं करती है फाइंडिंग्स ऑफ अदर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड होते हैं, विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज, मतलब वो ओपन माइंडेड होते हैं, और वो मतलब जो भी आइडियाज है उनके उनको मॉडिफाई करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अब इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा, साइंटिस्ट जो हैं जो जज करते हैं वैलिडिटी, किसी भी कोई भी क्लेम आया उसकी वैलिडिटी को जज करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस क्या है उसके। ठीक है, जो एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग उसको वो जो है वैलिड करेंगे। ठीक है, नाउ 79 क्वेश्चन, एक बॉक्स है 500 ग्राम का, हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगी आपकी, ये बतानी है आपको। अब जैसे कि
एक बॉक्स रखा हुआ है, अब हमें ये तो पता है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो आपका जो है ये वाली स्टेटमेंट नो फोर्स एक्ट ऑन इट तो ठीक नहीं हो सकती है। ओके, नाउ एन अनबैलेंस फोर्स 5 न्यूटन का उसके ऊपर काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में आपने क्वेश्चन में देखा, ऐसा कोई बात नहीं लिखी हुई थी कि वो जो है उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, इतना फोर्स लगा रहे हैं। एक पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। अब देखा हमने वो रखा हुआ है, कोई भी ना तो वो हिल रहा है ना डुल रहा है, तो मतलब कि उस पे बैलेंस फोर्स क्या है, काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रहा है। जैसे ही फोर्स अनबैलेंस होगा, आप उस ऑब्जेक्ट को जो है, उस बॉक्स को जो है उसकी जगह से हिला पाएंगे, ठीक है। एंड अनबैलेंस फोर्स आपका फोर्थ स्टेटमेंट। आपका थर्ड जो ऑप्शन है, एक पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स उस पर काम कर रही है, आपकी सही रहेगा। नाउ द एट 80 क्वेश्चन। डैश एक डिवाइस है जो कि आप अपने कॉर्न इज यूज टू सी अराउंड कॉर्नर्स एंड बेस्ड है वो प्रिंसिपल ऑफ वाई, ठीक है। अभी कौन सा डिवाइस है जिससे हम टू सी अराउंड कॉर्नर्स देखने की कोशिश करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा पेरिस्कोप। और ये पेरिस्कोप जो है आपका कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? आपके रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। X and Y are thick black liquids. 81 क्वेश्चन। X and Y दो चीजें हैं जो थिक एंड ब्लैक लिक्विड्स हैं, जो कि आपके मैटलिंग द रोड को मैटलिंग कर। अब जैसे आपको पता है कोल वगैरह हम यूज करते हैं रोड को मैटल करने में। X जो है आपका पेट्रोलियम से मिलता है, ओके। Y जो है उस कोल से आप डिराइव कर सकते हो, Y को जो है कोल से डिराइव कर सकते हो। तो कौन सा X एंड Y है इसमें आपको बताना है। अब जैसे कि आपका जो पेट्रोलियम से मिलता है वो आपको बिटुमेन मिलता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, एक्स आपका पेट्रोलियम से मिल रहा है। अब चारकोल, कोलतार ये सब आपका पेट्रोलियम से नहीं मिलता, आपको सिर्फ बिटुमेन मिलता है। नेक्स्ट इज योर वाई, आप जो है कोल से निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, कोलतार। तो आपका फर्स्ट जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है, बिटुमेन एंड कोलतार। नाउ 82 question. Which of the following is not desirable with respect to carrying out a classroom demonstration by a teacher? टीचर जो है डेमोन्स्ट्रेशन क्लास दे रही है, इसमें से कौन सी चीज डिजायरेबल नहीं रहेगी? उस टीचर जो है उस डेमोन्स्ट्रेशन को रिहर्स कर रही है क्लास के सामने करने से पहले, ये तो बिल्कुल सही है। एम्फेसिस वो पहले ही कर रही है लिंकेजेस में, वो जो भी डेमोन्स्ट्रेट कर रही है उसके लिंकेज को पहले ही उस पर मतलब करने की, रिलेट करने की कोशिश कर रही है बच्चों के सामने। सप्लीमेंट करिए डेमोन्स्ट्रेशन को एक्सप्लेनेशन के साथ, ये भी उसे करना चाहिए। फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, बिल्कुल सही है। तो आपका जो 82 का आंसर होगा वो आपका 2 होगा, ठीक है। पहले ही मतलब बच्चों पे दबाव डालना ये ठीक नहीं रहेगा कि उस पे ज्यादा प्रभाव डाले। आप जो है डेमोन्स्ट्रेट करें फिर लिंकेज करवाएं उनकी, ठीक है। तो ये बेहतर तरीका है, ओके। बिफोर हैंड इज नॉट अ गुड थिंग, ओके। तो आपका ऑप्शन 2 जो है आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से 83 क्वेश्चन में कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्टिलाइजर रिचर होते हैं एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। अब फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मैन मेड, एंड मैन्योर क्या होते हैं आपके नेचुरल। अब फर्टिलाइजर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में क्या हो, रिच हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, नो। फर्टिलाइजर ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, नो। फर्टिलाइजर जो है जो नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के अंदर वो बढ़ाते हैं, नो। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगी, सही है। जो तीनों स्टेटमेंट लिखी थी वो मैन्योर के लिए एकदम बेस्ट होती है, ठीक है, ना कि फर्टिलाइजर के लिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको बताना है, इनको मैच करना है। और वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। रोज आप कैसे कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से उसके स्टेम से हम कट करेंगे, और जब ऐसे करते हैं हम उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं, ठीक है। जो फर्न्स हैं वो हमारे स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है, स्पायरोगायरा। एंड ईस्ट आपके किसके हैं? जो आपका ईस्ट है वो आपका बडिंग है, एंड स्पायरोगायरा आपका फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। तो किसके, ए का आपका फिफ्थ हुआ, ए का फिफ्थ, बी का आपका फर्स्ट है, बी का फर्स्ट। तो आपका ऑप्शन 1 जो है सी का सेकेंड, एंड डी का थर्ड, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। नाउ 85 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सी डिजीज जो कि बैक्टीरिया से होती है आपकी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस टैंकर, येलो बीन, मोजाइक ऑफ भिंडी। इसका आंसर जो है सिट्रस टैंकर है,
जो कि बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। तो ओनली बी आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके। 86 question. The difference between maximum and minimum resistance that can be obtained by connecting तीन रेजिस्टेंसेस है 1/3 ओम के ईच का। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस क्या आएगा? मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस आपका कैसे निकल सकता है? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अब अगर हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3 को तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आया आपका 3। 1 और 1 तीनों बार प्लस करेंगे तो 3/3, जिसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या बन गया आपका 1। नाउ अगर हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? पैरेलल को निकालने का आंसर क्या है आपका? 1/RB, ठीक है। अब जैसे कि 1 आया है इसमें, तो यहाँ पे हम 1/3 करेंगे तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएंगे तीनों, और नीचे 1+1, ठीक है। सॉरी, ऐसे लिखना है इसको आपको, ठीक है। अब आंसर आया आपका 9/1 और हमें क्या चाहिए? RB, तो ये क्या हो जाएगा आपका उल्टा, ठीक है। तो ये आंसर आया आपका 1/9। अब क्वेश्चन में पूछा गया था इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे आएगा? 1 आपका सीरीज का 1 है और इसका 1/9 है। 1 - 1/9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम 9 आया, तो 9 - 1 आपका क्या आंसर? 8/9, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं दोबारा एक और इसके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका? 8/9। तो आपका सेकंड ऑप्शन 8/9 ओम लिखा हुआ है, ये आपका सही आंसर होगा। नाउ एक टीचर जो है क्या कर रही है? वाइल टीचिंग द चैप्टर बॉडी मूवमेंट टू क्लास 6 स्टूडेंट, उसने student show the following images to the student: एक sailing boat, swimming fish, flying airplane. She then asked the student to reflect on the shape of the image देखें and manner of the movement उनका कैसे। कौन सा which of the following are likely to be by student in answering? कौन सी चीज़ उनकी जो है यूज़ होगी आंसरिंग करने में, आपको ये बताना है। तो जैसे कि क्लासीफाइंग, ऑब्जर्विंग, इंडक्टिव रीजनिंग या मेजरिंग। अब मेजरिंग का तो इसका कोई लेना देना है नहीं आपका, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा और उसकी जो है रीजनिंग को, मतलब उसका बिहाइंड रीज़न जो है ये आएगा। तो आपका बी एंड सी आपका सही ऑप्शन होंगे, दैट इज योर ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा। ओके। नाउ 88 क्वेश्चन आपका, सीड डिस्पर्जल मे बी सेट टू हेल्प द प्लांट इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सीड डिस्पर्जल जो आपकी मदद करता है लेकिन इसमें नहीं करता एक्सेप्ट ओवर क्राउडिंग में। ये जो है नई हैबिटेट्स को जो है इन्वेट करता है, नई नई जगह पे जो है प्लांट जाके उग सकता है क्योंकि वो अलग अलग जगह गिर जाता है। अवॉइड कंपटीशन, अब जैसे दूर दूर रहेंगे तो कंपटीशन क्या हो सकता है? वो बचा जा सकता है। न्यू वेराइटीज़ जो प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल सही। तो ओवर क्राउडिंग वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आएगा, इसका सही आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल रीज़न है बिहाइंड न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग रिगार्डिंग एज एक्सीलेंट थ्योरी, उसको बोला गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इट एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ ही अजम्पशन करके बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर देती है। ये जो है इट हैज़ बीन अराइव एट थोरो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो है इस पे आए हम। ये जो है फॉर्मुलेट करी गई यूजिंग द प्रिसाइज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की करके, ये जो है डेवलप हुई ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस वजह से उसको जो है, क्योंकि वो कुछ ही अजम्पशन के द्वारा बहुत ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन है उनको एक्सप्लेन करने के लिए काबिल है, इसलिए उसको एक्सीलेंट थ्योरी जो है बोला जाता है। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट आएगा। अब आते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है। स्टेटमेंट 2, रेयॉन जो है इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। एक तो ये रेयॉन वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस रेयॉन के बारे में। मैं आपको बता देती हूँ। वैसे रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। सेमी सिंथेटिक फाइबर इसको क्यों बोला जाता है? ना तो ये प्योर आपका नेचुरल होता है, ना ही आपका प्योर सिंथेटिक होता है, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। अब इसको सेमी सिंथेटिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो सोर्स है वो क्या है? इसका रॉ मटेरियल का वो उसका सेलुलोज है। अब सेलुलोज हमारा कहाँ से आता है? प्लांट से, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम सेमी सिंथेटिक फाइबर बना। दूसरी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसको जो है आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में।
इसके बारे में आर्टिफिशियल सिल्क जो है किसको बोला जाता है, क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये तो पता है कि जो है इसमें बोथ SN1 and SN2 S1 is true S2 is false, हमें ये तो पता है फर्स्ट जो है सही है। सिंथेटिक फाइबर में ही आता है, क्योंकि अब सेमी सिंथेटिक इसका इज़ लाइक नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो S1 इज़ ट्रू बट इट इज़ मेड विदाउट, स्टेटमेंट जो 2 लिखी हुई है वो एकदम गलत है, तो आपका ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। ओके, हमारी आज की क्लास यहीं होती है और हमने 2024 के साइंस पेडागोगी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ ये क्लास ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।